जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। खाके सहरा पे जमे या कफे कातिल पे जमे। खून दीवाना है, दामन पे लपक सकता है। शोले तुंद है, खिरमन पे लपक सकता है। फलिस्तीनों के मामले में कुछ ऐसा प्रोग्रेस किया जाए कि ईरान नाराज ना हो, सऊदी अरेबिया का और ईरान का। अब ये एक भगदड़ किसी तरह से, भाई ब्लिंकन साहब जाओ, जाके कोई मनाओ। अब इन्होंने इस वक्त इसलिए किया है कि इनका जो बैक है अमेरिका, वो कमजोर है। ये आखिरी फ्लिकर्स हैं। इसके बाद अब समझौतों की बात होगी। कोई वजह रही होगी कि सऊदी अरेबिया कोई इजराइल से कम अमेरिका का हामी और साथी नहीं रहा। जब से वो पानी के जहाज में रूजवेल्ट और किंग सऊद का अग्रीमेंट हुआ है 1945 में, तब से आज तक अनटचेबल हैं वो सऊदीज। लेकिन क्या वजह है कि दे ब्रोक रैंक्स अंडर चाइनीज ऑस्पिसीज टू शेक हैंड्स विथ आर्च एनिमी ईरान? क्या वजह थी? और अगर उन्होंने वहां हाथ मिला लिया है तो क्या वो हाथ को फिर अब खींच ले गए और फिर इजराइल से रिश्ता कायम करेगा? या ये कि शायद वो कंडीशंस लगाए जो कंडीशंस इजराइल के और सऊदी रिश्तों को भी सस्टेन कर सके। यानी फलिस्तीनों के मामले में कुछ ऐसा प्रोग्रेस किया जाए कि ईरान नाराज ना हो। ऐसा भी हो सकता है। ये सब हो क्यों रहा है? ये मैं इन नतीजे पे पहुंचा हूं कि ये ऐन वक्त है ऑप्टिमिज्म का। ये 1000 खून खराबा आज पहली दफा नहीं हुआ है। वो सॉर्ड ऑफ जेरूसलम 2021 में वही मोहम्मद दाइफ गायब हो गया, जिसमें कि 206 फलस्तीनी मारे गए थे, 2000 जख्मी हुए थे। ये 2000 और हर साल होता रहता है, रोजाना वहां सही है। तो उन्होंने ये किया, लेकिन वक्त क्यों चूज किया? ये वो इसलिए चूज किया कि जरा सा अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं थोड़ा 3 पर्सपेक्टिव्स हैं। एक है ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव, दूसरा है रीजनल पर्सपेक्टिव, और तीसरा है लोकल इजराइल के अंदर वो पर्सपेक्टिव। इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव, स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव में अगर आप देखें, मेरा अंदाजा ये है, अशीन है, निवेदिता हैं और हमारे कॉलीग हैं निगर साहब, ये लोग बताएंगे आपको, हमसे ज्यादा जानते हैं, लेकिन मेरा अपना अंदाजा ये है। कट ऑफ पॉइंट कहां करूं वक्त के हिसाब से? मैं आर्बिट्ररीली अगस्त 2021 द विड्रॉल फ्रॉम आफ्टर 20 years ऑफ ऑक्यूपेशन फ्रॉम अफगानिस्तान, अगर आप इजाजत दें जरा सा मैं वक्त बाद में काट लूंगा। वो 20 साल के ऑक्यूपेशन के बाद जिस छीछा लेदर के साथ गए,
उससे छवि अमेरिका की क्या थी? एक जंग, पहली और दूसरी जंग अजीम, वर्ल्ड वॉर, उसके अलावा एक जंग वियतनाम से और पहले कोरिया से, अभी तक कोई किसी में कामयाबी नहीं हासिल हुई है कभी। लेकिन ये तो बिल्कुल ही पासा पलट गया। 20 साल आप रहे और कुछ ना लेके गए और इस तरह से गए कि सारी दुनिया ने देखा। तो ये एक जो ड्रम बीटिंग शुरू हो गई और बिल्कुल सही शुरू हुई, जो कि 2008 में जिसकी मरमरिंग होने लगी थी, वो क्या थी? मैं लिंक करता हूं। 1991-92 में सोवियत यूनियन गिर गया, एक सुपर पावर डूब गई, एक जीत गई। फ्रांसिस फुकुयामा ने लिख दिया एंड ऑफ हिस्ट्री। थॉमस फ्रीडमैन ने किताब और लिख दी, वर्ल्ड इज फ्लैट इन ए ग्लोबलाइजेशन अंडर टोटली अमेरिकन ऑस्पिसी। कुछ बेवकूफ लोग ये समझे थे कि भाई ये लोग शायद कुछ डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स की बात करें। ये कामयाबी जो हुई है 91-92 में, 1991-92 ना, it was not a victory of democracy. It was not a victory for human rights. It was a victory for rampaging markets. That was the victory. और उसके ऊपर इम्प्रिमेटोर लगाने के लिए 1992 और 93 में खाड़ी में जो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म हुआ, मैं डेजर्ट स्टॉर्म को ऑक्यूपेशन ऑफ इराक से ज्यादा अहम इवेंट मानता हूं। उसकी वजह मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं वहां था। अल रशीद होटल के टेरेस से हमारे दोस्त पीटर आर्नेट ने दुनिया में एक चीज इनॉग्रेट की, जिसको कि ग्रास्प अगर हम ना करेंगे तो हम बहुत सी चीजें मिस कर जाएंगे। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री a live war was brought into my drawing room. For the first time, the birth of the global media, it was all part of the design. इनको मारा, अब ग्लोबलाइजेशन और उसके वैनगार्ड में मीडिया, और ग्लोबल मीडिया बिल्कुल वहीं इनॉग्रेट हुआ। उसके बाद फिर वो फैलता चला गया। उन दिनों में अमेरिकन ने बरतानिया को हरा दिया था। जॉन सिम्पसन, जो कि बीबीसी के थे, वो इन दिनों में एक वो सैटेलाइट टेलीफोन लिए घूमते थे, हमने देखा, और टेक्नोलॉजी सब सीएनएन के पास। ये हुआ इनॉग्रेशन ऑफ द ग्लोबल मीडिया। ये समझे, हम जीत गए पाला। लेकिन जो इनहेरेंट कमजोरियां जो आप लोग सब जानते हैं थी, वो 2008 में जब लेमन ब्रदर्स ऐसा बैंक कोलैप्स कर गया और उसके बाद सैकड़ों कंपनियां, अभी अश्विन बात कर रहे थे कि हिंदुस्तान में कुछ नहीं होता, एनरॉन वो भी कोलैप्स हुआ, उसके ऊपर बाकायदा प्ले लिखा गया, ब्रॉडवे में और वेस्ट एंड में प्ले हुआ एनरॉन के ऊपर। और बिल्कुल जो यहां का किस्सा है महाराष्ट्र का, वहां तो ये सब हुआ, यहां उसका तस्करा ही नहीं, जो घोटाला हो गया एनरॉन में। खैर, ये असाइड। अब यह है कि अपने को गोया लास्ट पांसा फेंकने के लिए कि किस तरह से वेस्टर्न प्रेस्टीज रिहैबिलिटेट की जाए, डिक्लाइन ऑफ अमेरिका, डिक्लाइन ऑफ अमेरिका, डिक्लाइन ऑफ अमेरिका कानों में पक रहा है। तो भाई ये यूक्रेन की जंग इन्वेंट की गई। अब उसमें भी यही मीडिया का रोल क्या? इधर मीडिया का रोल ये है कि एक ब्रूटल टायरेंट, ब्लड थर्स्टी
आदमी जिसका नाम है पुतिन, और इन्होंने बाइडेन साहब ने तो बाकायदा उसके माइक्रोफोन में और टीवी कैमरा के सामने बुचा 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 3 दफे स्प्रेड ऑल ओवर द कैमरा, और इस तरह के डेमोनाइजेशन कंप्लीट उन्होंने शुरू किया। जॉर्ज कैनन ऐसे बड़े लोग जो ये कह रहे थे, भाई तुम बड़ी गलती कर रहे हो, तुमने वादा किया है इनसे कि नेटो को इधर नहीं ले जाओगे। अभी जॉन मेरशाइमर प्रोफेसर हैं यहाँ शिकागो में, वो उनके ऐसे सैकड़ों हैं, कह रहे हैं भाई गलती कर रहे हो तुम, ये तुमने प्रोवोक किया है, क्योंकि नेटो को तुम बढ़ा रहे हो तो उसका प्रोवोक। चलिए बहरहाल वो एक जंग है, वो हम जीतेंगे, उसमें पुतिन जो है वो उनकी नाक रगड़ी जाएगी, विभाजन होगा रशिया का, और फिर हम हेजेमनी हमारी रिस्टोर हो जाएगी। उल्टा हो गया, वो भी नहीं हुआ कुछ। घबराहट ये थी कि भाई हमारे हाथ से सब निकला जा रहा है। अब यहां चीन ने ये इसका समझौता करा दिया, सऊदी अरेबिया का और ईरान का। अब ये एक भगदड़, किसी तरह से भाई ब्लिंकन साहब जाओ, जाके कोई मनाओ। उस वक्त इन्होंने ये इस वक्त किया है जबकि अभी तक ये बिल्कुल अनसिंकेबल जहाज जो बनाया गया था इजराइल को, अभी तक वो टोटली 100%। एक चीज थी अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म अमेरिका के लिए, और एक थी इजरायली एक्सेप्शनलिज्म इजराइल के लिए इस रीजन में और दुनिया में। तो ये दोनों उनकी बैकिंग के बगैर ये कुछ नहीं है। लेकिन वो जो उनकी बैकिंग लेते थे, यानी सऊदी अरेबिया मसलन, ये तो एक है, वो निकल गया। और G7 ए श्रिंकिंग ग्रुप, कल देखिए इकोनॉमिक जो यानी टेररिज्म की बात करते हो यारो, आप जाके नॉर्थ स्ट्रीम साउथ दोनों स्ट्रीम्स को प्रूवन है कि आपने जाके उसको सैबोटाज करके तोड़ दिया ताकि जर्मनी को और यूरोप को रूस से गैस न मिल सके। वो टेररिज्म नहीं है। अजीब जुनू का नाम खिरत पड़ गया। खिरत का जुनू जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे, मैंने कमाल है। अब इन्होंने इस वक्त इसलिए किया है कि इनका जो बैक है अमेरिका, वो कमजोर है। वो अब लास्ट फ्लिकर्स में देख रहा हूं, ये आप याद रखिएगा, मैं ऑप्टिमिस्टिक हूं, ये आखिरी फ्लिकर्स हैं। इसके बाद अब समझौतों की बात होगी। अब ये दोबारा ये झगड़ा है ही नहीं। जैसे हमारे गांव में कहते हैं, भैया मैं बूता ही नहीं ना, अब नहीं है। तो G7 श्रिंकिंग ग्रुप, ब्रिक्स एक्सपेंडिंग पावरफुल ग्रुप, ये हैं रियलिटीज, और इनको दुनिया देख रही है। हम बचे हुए बीच में, हम ना इधर हैं और ना उधर हैं, ना हियों में ना शियों में, क्योंकि और समझते हैं हम कि हम बहुत चतुर हैं। ये बंदर कुछ इधर से बिल्ली से लेगा, कुछ उधर लेगा, लेकिन हम दरअसल दो मैग्नेटिक फील्ड्स में हैं। जैसे अक्सर पुराने टेम्पल में गॉडेसेस और गॉड्स सस्पेंडेड थे मैग्नेटिक फील्ड्स के बीच में, वैसे ही हम सस्पेंडेड हैं। और इसमें ये जिसको कि चतुराई समझ रहे हैं हम,
वो द डे ऑफ रेकनिंग, आज नहीं, कल नहीं, परसों आपको अपना पत्ता खोलना पड़ेगा. I mean, you can't be with the Quad encircling China, and you can't be with BRICS, where China and Russia are leaders. दो में से एक, कहीं ये बहुत ज्यादा चतुराई एक मंजिल तक जाएगी, उससे ज्यादा नहीं जाएगी. मेरे कहने का मतलब ये है कि अब इस वक्त जो हालात हैं, मैं इनमें एक किरण होप की देख रहा हूं. मैं ये देख रहा हूं, जाहिर है जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है. खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा. खाके सहरा पे जमे या कफे कातिल पे जमे. खून दीवाना है, दामन पे लपक सकता है. शोले तुंद है, खिरमन पे लपक सकता है. जुल्म की बात ही क्या, जुल्म की औकात ही क्या. जुल्म बस जुल्म है, आगाज से अंजाम तलक. खून फिर खून है, 100 शक्ल बदल सकता है. ऐसी शक्लें कि मिटाओ तो मिटाए न बने, ऐसे नारे कि दबाओ तो दबाए न बने, ऐसे शोले कि बुझाओ तो बुझाए न बने. नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं. नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें.